हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 2 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं और आज हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की लेखन कला के बारे में। ठीक है, तो हमने जो है मेसोपोटामिया की खुदाई के बाद हमने जो है बात की है कि लिखित पट्टिकाएं प्राप्त हुई है ना। वे जो है लगभग 3200 ईसा पूर्व की है और ये जो पट्टिकाएं मिली हैं, ठीक है, इसमें चिन्ह और क्या दी गई हैं, संख्याएं और कुछ जो है चिन्ह भी दिए गए हैं, जैसे बैलों के हो गए, मछलियों के हो गए, रोटियों के हो गए। ठीक है, इन सब की जो है सूचियां प्राप्त हुई हैं। और दक्षिणी शहर जो कि मैंने आपको नाम बताया है उरुक, ठीक है, उरुक के मंदिरों में जो है आने वाली और वहाँ बाहर जाने वाली कई चीज़ें इसमें मिली हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ लेखन शैली की, तो लेखन कार्य जो है तभी शुरू हुआ होगा जब समाज को अपने लेन देन के जो है स्थायी हिसाब रखने की आवश्यकता पड़ी होगी, है ना। क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन जो है अलग अलग समय पर होते थे और उन्हें करने वाले जो है कई लोग होते थे, तो सौदा भी तो कई प्रकार के माल के बारे में होता था ना, और इसलिए लेखन जो है कला का विकास होना जरूरी था। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और लेखन कला के बारे में डिटेल वे में पढ़ते हैं। तो बात करते हैं लेखन प्रणाली की। देखिए, जो मेसोपोटामिया के लोग होते थे वो मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। किस में लिखा करते थे? मिट्टी की पट्टिकाओं पे। और जो लिपिक होते थे यानी कि जो लिखने वाले, वो किसका प्रयोग करते थे? वो चिकनी मिट्टी को पहले गीला करते थे, फिर उसे जो है गूदा करते थे, फिर उसे थाप थाप कर जो है उसे पट्टी का रूप देते थे और आसानी से जो है जिससे उसे हाथ में पकड़ सके। और जो है सावधानी पूर्वक उसकी सतह को क्या करते थे? चिकना बनाते थे। जब जाहिर सी बात है, जब चिकनी सतह होगी तभी तो उस पर लिखा जा सकेगा ना, तो चिकना सतह बनाते थे। फिर क्या करते थे? फिर जो है सरकंडे की तीली, यानी कि सरकंडे की जो तीली होती थी उसकी तीखी नोक और उसकी नम चिकनी जो है सतह को कीलाकार चिन्ह बना दिया जाता था। और जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाया करती थी, पक्की हो जाया करती थी, तो वे मिट्टी के बर्तनों जैसे मजबूत हो जाती थी और उन पर जो है लिखा हुआ कोई भी हिसाब, ठीक है, कोई भी हिसाब जो है असंगत हो जाता था और उस पट्टिका को जो है फेंक दिया जाता था, क्योंकि दोबारा जो है वो लिखने लायक नहीं रह जाती थी। अच्छा, ये तो हुई कैसे लिखा जाता था उसमें, ठीक है, कीलाकार जो है चिन्ह का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, जिस ध्वनि के लिए, ठीक है, जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर यानी कि कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। अब जैसे देखिए, आप अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए, ठीक है, लेकिन अक्षर जब अंग्रेजी में अक्षर बनाते हैं तो पुट बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप ध्यान दें तो मेसोपोटामिया के जो लिपिक थे, ठीक है, जो लिखा करते थे, इनको सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। भाई, चिन्ह बनाना सीखेंगे तभी तो वो बनाएंगे ना। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि गीली पट्टी को जो है वो सूखने से पहले ही लिखना होता था। सूखने से पहले ही तो लिखेंगे, तभी तो वो जो है सूख जाएगी तो फिर वो जो है वो दिखेगी। अब देखिए, आप सभी को पता है कि जो लेखन का कार्य होता है ये बड़ी ही कुशलता की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है, और इसलिए ना लिखने का काम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आप देखिए, कई प्रकार की लेखन शैली होती है। आज के दौर में भी कई लोग बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्यान करते हैं, है ना, और कई लोग जो है घिसा पिटा लिखते हैं। तो जो लेखन शैली जो होती है, इसमें भाषा का अपना एक अलग ही महत्व होता है, ठीक है। भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था, ठीक है, उस समय भी। अच्छा, ये तो ही लेखन प्रणाली की बात। अब बात करते हैं लिटरेसी यानी कि साक्षरता। मेसोपोटामिया के लोग कितने पढ़े लिखे हुए करते थे। देखिए, मेसोपोटामिया के जो लोग थे ना, वो बहुत कम लोग जो है उसमें पढ़ लिख सकते थे। इसमें जो है न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये जो है कई अधिक पेचीदा भी थे। मतलब इनको समझना बहुत मुश्किल था। और अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वो ये चाहता था कि जो प्रशस्तिपूर्ण अभिलेख हैं, यानी कि जो पत्थरों में लिखे गई चीज़ें हैं अभिलेख के रूप में, उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। और अधिकतर लिखावटें जो होती थी बोलने के तरीकों को दर्शाया करती थी। देखिए, एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र जो है उसे पढ़कर सुनाया जाता था और इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती है। मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया। अब देखिए, सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में ये लिखा गया है कि इस काव्य,
ठीक है, इस काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें जो है छोटों को पढ़ाए। क्या लिखा गया है? बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराए। ठीक है, यहाँ तक कि ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहे। लेखन के प्रयोग के बारे में अगर बात करें तो देखिए, लेखन का जो प्रयोग है वो किसमें शहरी जीवन अगर जीना है तो लेखन का प्रयोग जरूरी है, व्यापार में भी, ठीक है, हिसाब किताब रखने में, ठीक है। लेखन कला के बीच संबंधों को जो है उरुक के एक प्राचीन शासक एन मरकर, ध्यान रखेंगे, एन मरकर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। तो जो मेसोपोटामिया की जो परंपरागत कथाएं हैं, इनके अनुसार उरुक जो है एक बहुत ही सुंदर शहर था और जिसे अक्सर केवल शहर ही कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, तो जो सुमेर की व्यापार की पहली घटना को एन मरकर के साथ जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है इसके बारे में भी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, उस महाकाव्य में ये कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता था ये कोई नहीं जानता था। एन मरकर जो था अपने शहर में एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द एक मणि है, ठीक है, तो और जो है अन्य बहुमूल्य रत्न और धातुएं मंगाना चाहता था। और इस काम के लिए उसे अपना एक दूत अरट्टा नाम का जो है एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा उसने। तो दूत ने क्या किया, राजा के आदेश का क्या किया, पालन किया। ठीक है, और रात में वह चांद तारों की रोशनी और जो है उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। उस समय तो ये गूगल मैप वगैरह नहीं हुआ करता था ना, तो वो जो है रास्ते में जब जो पहाड़ पड़ता था, ठीक है, तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा, ठीक है, सूसा एक नगर का नाम था, तो सूसा नगर के लोगों ने उसे जो है छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। उनसे जो है 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं, इसके बाद जो है फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। फिर क्या हुआ, जो दूत अरट्टा थे इसके मुखिया से लाजवर्द, ठीक है, लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया। कैसे, उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा और इसके बावजूद ना वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से जो है तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। यानी कि अंत में जो है दूत जो है इतना चकरा गया ना कि अपनी बात को सही तरह से व्यक्त ही नहीं कर पाया और उसने एन मरकर के संदेशों को घालमेल कर दिया। और तब क्या हुआ, राजा एन मरकर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए। ठीक है, और उन दिनों जो है मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब जो है पट्टिका लिख दी उन्होंने तो जो लिखी हुई पट्टिका थी, तो लिखी हुई पट्टिका को जो है दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी। तो उसने जो है उसकी क्या की, जांच की और जो शब्द उससे उच्चरित हुआ, कील यानी कि कीलाकार शब्द थे वो, और उसे देखते ही उसकी त्योरियां चढ़ गई, मतलब गुस्से से लाल पीला हो गया और उसने पट्टिका पर नजर गड़ाए रखी कि भाई ये क्या है। ठीक है, और इस घटना को जो है शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे ये तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है ना कि जो मेसोपोटामिया की विचारधाराएं थी, इसके अनुसार जो सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन जो है इसकी व्यवस्था की। और हमें काव्य भी यही बताता है कि जो लेखन का कार्य है सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने के साधन होते थे। और साथ ही क्या होता था, मेसोपोटामिया की जो है शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक इससे मिलती थी। तो अब बात करते हैं दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरी यानी कि मंदिर और राजा के बारे में। देखिए कैसे शहरीकरण की ओर रुख मुड़ रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मंदिर और राजा किस प्रकार शहरीकरण में भूमिका अदा कर रहे हैं। देखिए बात है 5000 ईसा पूर्व की। दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लग गया था और बस्तियों में जो है कुछ प्राचीन शहरों के रूप ले लिए और ये शहर जो है कई तरीके के होते थे। तो पहले वे जो है जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरा जो है हुआ करता था जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, और बाकी के जो थे वो शाही शहर थे। तो पहला शहरीकरण कैसा हुआ, जो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए। दूसरा कैसे हुआ, जो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए और शेष जो है वो शाही शहर थे। तो इनमें से पहली 2 श्रेणियों के शहरों पर यहाँ पे जो है चर्चा की जाएगी। देखिए
बाहर से जो आकर बसने वाले लोग थे तो जाहिर सी बात है वे अपने साथ क्या लेके आएंगे, अपनी भाषा लेके आएंगे, अपनी संस्कृति लेके आएंगे, अपने जो है भगवान लेके आएंगे। ठीक है, तो जो बाहर से आके बसे लोग, ठीक है, उनके मूल स्थान का पता नहीं है, तो अपने गांवों में जो है कुछ चुने हुए स्थानों या फिर मंदिरों को बनाना और उनका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। भाई जब हम देखिए, हम जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो क्या हम इष्ट देव को भूलते हैं अपने, हम अपने भगवान को प्रे करते हैं। तो वैसे ही वो लोग भी थे। तो सबसे पहला जो एक ज्ञात मंदिर था, एक छोटा सा देवालय था, ठीक है, जो किसका बना हुआ था, जो कच्ची ईंट का बना हुआ था। तो मंदिर जो है विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, और जैसे उर जो कि चंद्र देवता थे, ठीक है, और इन्नाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी, ये मंदिर ईंटों के बनाए गए थे। ठीक है, और जो है समय के साथ बड़े होते गए। क्यों? क्योंकि उनके खुले आंगनों के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर जो है साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि जो मंदिर थे ना, मंदिर भी किसी देवता का घर ही तो होता था, लेकिन मंदिरों की जो बाहरी दीवारें होती थी कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी। और यही मंदिर की क्या है, विशेषता थी। क्या थी? विशेषता थी। और साधारण घरों की दीवारें जो होती थी ऐसा नहीं होती थी। ठीक है, तो जो देवता थे, देवता जो है पूजा का केंद्र बिंदु होता था। लोग देवी देवताओं के लिए जो है अन्न चढ़ाते थे, दही मछली लाते थे। ठीक है, पुराने जमाने के कुछ मंदिरों की फर्शों पर जो है मछलियों की हड्डियों की परतें भी जमी हुई मिली हैं। आराध्य देव जो है सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों यानी कि मछली के क्षेत्रों में और स्थानीय लोगों के पशुधन के स्वामी माना जाता था। और समय आने पर ना जब उपज जो है उत्पादित होती थी तो इसको वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना हो गया, अनाज जो है पीसना हो गया, काटना हो गया, उन्हीं कपड़ों को बुनना हो गया, यही की जाती थी। ठीक है, और जो घर परिवार होता था, जो घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक, व्यापारियों के नियोक्ता, अन्न, हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली, इनका आवंटन और वितरण जो है लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में क्या हुआ था, मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा दिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इस व्यवस्था में विद्यमान थे। कैसे थे, इसके बारे में भी जानते हैं। तो जो जमीन है, जमीन के प्राकृतिक उपजाऊपन होने के कारण जो है कृषि जो है कई प्रकार के संकटों से भी घिर जाती थी। अब देखिए, जमीन भले उपजाऊ है लेकिन फिर भी कई संकट आ जाते थे। अब जैसे देखिए, जो फरात नदी होती थी, ठीक है, फरात नदी की जो प्राकृतिक धाराएं होती थी, किसी वर्ष तो बहुत ज़्यादा पानी बह आता था। अब पानी बहुत ज़्यादा बह के आएगा तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा जो फसलों को डुबा भी देगा। और कभी कभी जो ये धाराएं होती थी अपना रास्ता बदल लेती थी। क्या करती थी? रास्ता बदल लेती थी, जिससे क्या होते थे, अब जब भाई खेत को पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख ही जाएंगे ना। अब जैसा कि पुरातत्वीय अभिलेखों से जो है प्राप्त अभिलेख से पता चलता है, तो मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव जो है समय समय पर पुनः स्थापित किए गए। क्यों? क्योंकि ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनके अलावा भी कई प्रकार की मानव निर्मित समस्याएं भी आकर खड़ा हो गई। जो लोग जो है इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे, वे अपनी आसपास की जल धाराओं से जो है इतना ज़्यादा परेशान हो जाते थे, इतना ज़्यादा पानी इनके खेतों में ले लेते थे कि धारा जो है नीचे की ओर बसे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिलता था। अब ये लोग क्या करते थे, अपने हिस्से की सरणी से गाद यानी कि मिट्टी नहीं निकालते थे, और जिससे बहाव क्या होता था, रुक जाता था। अब जाहिर सी बात है, जब सामने जो है मिट्टी रख दोगे तो पानी का बहाव क्या होगा, पानी का बहाव वहाँ तो जाएगा नहीं, यहाँ पे रुक जाएगा, पानी का बहाव रुख अपना मोड़ लेगा, है ना। तो जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी मिलता ही नहीं था। और इसलिए मेसोपोटामिया के जो तत्कालीन देहात थे, ठीक है, इसमें जो है जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? झगड़े हुआ करते थे। और जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो मुखिया क्या होता था, लड़ाई जीतता था, और वे अपने साथियों और यानी अनुयायियों को लूट की माल जो है लौटाकर खुश कर लेते थे, और हारे हुए समूहों में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, और जिन्हें वे अपने चौकीदार या नौकर बना लिया करते थे। अब देखिए, इस प्रकार क्या हुआ कि वे जो है अपना प्रभाव और अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे। लेकिन क्या होता था कि जब युद्ध हुआ करता था तो युद्ध में जो है विजयी होने वाले ये जो नेता होते थे, ये लोग स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे।
और आज है तो कल चले जाते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब बाद में, ठीक है, बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया और इसके फलस्वरूप जो है नई नई संस्थाएं, परिपाटियां स्थापित हुई। और इस समय के जो विजेता थे, इनके मुखियाओं ने कीमती भेंटों को जो है देवताओं को अर्पित करना शुरू किया। जिससे क्या हुआ, जिससे समुदाय के जो मंदिर है ना, इनकी सुंदरता बढ़ी, ठीक है, बढ़ गई। और उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा, जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके। मंदिर की धन संपदा वितरण का और मंदिरों में जो है आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से उनका संचालन कर सके, जैसा कि जो एन मरकर है इससे जुड़ी कविताएं व्यक्त करती थी। और इस व्यवस्था ने क्या किया, राजा को ऊंचा स्थान दिलाया और समुदाय पर उनका जो है पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। तो अब जो है हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया जो है क्या करता था, मुखिया जो है ग्रामीणों को अपने आसपास बसने के लिए प्रोत्साहित किया करता था, जिससे कि जो है वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सके। इसके अलावा लोग जो है एक दूसरे के आसपास रहने के लिए स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सके। उरुक जो था, उरुक शहर जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, तो इससे जो है सहस्त्र वीरों और उनसे जो है हताहत हुए शत्रुओं कुछ चित्र मिलते हैं, ठीक है। और सावधानी पूर्वक किए गए पुरातत्वीय सर्वेक्षणों से ये पता चलता है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि का विस्तार हुआ ना, तो उसके बाद दर्जनों छोटे छोटे गांव जो है वो उजड़ गए और बड़ी संख्या में जो आबादी हुई इसका विस्थापन हो गया, ठीक है, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो गए। और उसका जो ये विस्तार है वो शताब्दियों बाद फले फूले मोहनजोदड़ो नगर से दोगुना था। तो ये भी जो है उल्लेखनीय है, ठीक है, कि जो उरुक है, उरुक की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफ़ी पहले एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी। तो उरुक नगर जो है 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बराबर अपने अस्तित्व तक बना रहा। और उस दौरान क्या हुआ ना कि जो 2800 ईसा पूर्व के आसपास से बढ़कर ये जो है 400 हेक्टेयर में फैल गया। अब क्या हुआ, इसके बाद जो युद्ध था, ठीक है, तो युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का और प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। तो क्या करना होता था, उनको कंपलसरी था उनके लिए कि वो मंदिर का भी काम करें और प्रत्यक्ष रूप से शासक का भी काम करें, ठीक है। और कृषिकर जो होते थे, कृषि जो कर होता था वो भले ही ना देना पड़े पर काम जरूर करना पड़ता था। और जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले क्या दिया जाता था, अनाज दिया जाता था। क्या दिया जाता था, अनाज दिया जाता था। और सैकड़ों ऐसी राशन सूचियाँ मिली है ना, जो सूची मिली है जिसमें काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिए गए अनाज, कपड़े, तेल, इन सब की मात्रा लिखी गई है। तो इससे हम ये अनुमान तो लगा सकते हैं कि ये जो मंदिर थे इनमें से एक मंदिर बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। तो शासक के हुक्म के से जो है आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी की ईंट तैयार करने, मंदिर में लगाने और दूर दूर के देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। और इसकी वजह से ना 3000 ईसा पूर्व के आसपास क्या हुआ उरुक में कि खूब तकनीकी प्रगति हुई और अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजार का प्रयोग होता था। जो वास्तुविद हुआ करते थे इन्होंने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया। क्यों? क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ को संभालने के लिए शहतीर, ठीक है, शहतीर बनाने के लिए जो है लकड़ियाँ मिलती ही नहीं थी। अब सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के शंकु यानी कि कोन बनाने, उन्हें पकाने के काम में लगाया जाता था। और ये जो शंकु बनते थे इनको भिन्न भिन्न रंगों में रंग कर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था, जिससे कि क्या हो, दीवारें विभिन्न रंगों से सुशोभित हो, सुंदर लगे, ठीक है। और मूर्ति कला के क्षेत्र में भी जो है उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की गई। और इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली जो है चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से, यानी कि आयात किया जाता था, दूसरे जो है देशों से मंगाया जाता था, आयातित पत्थरों से तैयार किए जाते थे। और तभी तो जो है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन आया जो कि शहरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही उपयुक्त साबित हुआ। और वो था क्या, कुम्हार के चाक का निर्माण। और आगे हम ये भी देखेंगे कि इस जो है चौक से क्या किया था कुम्हार ने। कुम्हार की कार्यशैली में एक बहुत बड़े पैमाने पर
दर्जनों दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जा सकने लगे। बात करते हैं थोड़ा सा मोहर के बारे में। मोहर के बारे में आप जान लीजिए, ये एक शहरी शल्पकृति है। तो भारत में जो है प्राचीन काल में पत्थर की मोहरें होती थी, ठीक है, पत्थर की मोहरें हुआ करती थी जिन पर चिन्ह अंकित किए गए होते थे। लेकिन जो मेसोपोटामिया था, मेसोपोटामिया में पहली जो है सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें, अभी मैं मोहरें भी आपको दिखाती हूँ। तो बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छिदी हुई होती थी, एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी और इस प्रकार उनसे जो है लगातार चित्र बनाया जाता था और वे बहुत ही कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी। और कभी कभी उनमें जो है लेख होते थे, जैसे मालिक का नाम, उनके इष्ट देव का नाम, उनके अपने पदी स्थिति, ये सब, ठीक है। तो किसी कपड़े की गठरी या फिर जो है बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप कर पोत कर, ठीक है, उस पर जो है मोहर घुमाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित लिखावट जो है मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। और इससे जो है गठरी या फिर बर्तन में रखी हुई जो वस्तु होती थी, इनको जो है मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। और जब इस मोहर को मिट्टी से बनी पट्टिका पर लिखे पत्र पर घुमाया जाता था, तो वो जो है मोहर उस पत्र की प्रामाणिकता का प्रतीक बन जाती थी। क्या बन जाती थी? प्रतीक बन जाती थी। और इस प्रकार मुद्रा जो होती थी वो सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती थी। अब ये देखिए, ये है बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी मोहरें, देख लीजिए, ठीक है, किस प्रकार पट्टिका पे जो है चित्रांकन किया जाता था। तो आगे के पार्ट में जो है हमने लेखन जो है पढ़ लिया और हम जो है आगे के पार्ट में देखेंगे शहरी जीवन। देखिए, कई सौ ईसा पूर्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो आज का शहरी जीवन है ना, तो वो समझ लीजिए कि बहुत ही विकसित है। लेकिन आप बात करो अगर कई सौ साल पहले की, तो शहरी जीवन कैसा हुआ करता था, किस प्रकार प्रणालियाँ विकसित हुई, इसके बारे में भी तो हमें जानना होगा। तभी तो हमें ये पता चलेगा कि पहले क्या ऐसा नहीं था और आज ऐसा क्या विकसित हो गया है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। अगले पार्ट में हम देखेंगे शहरी जीवन। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ना किया हो तो ज़रूर शेयर कर दिया करिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।